रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से पाकिस्तान इस वक्त एक शदीद हंगामी सूरत हाल से दो चार है। पंजाब के सैलाबों ने वो कैफियत पैदा कर दी है कि पिछली 4 दहाइयों में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। ये पानी पाकिस्तान के नॉर्थ से चलना शुरू हुआ, मज़ीद गैर मामूली बारिशों ने इसको और तेज़ किया। ज़मीन ऑलरेडी भरी हुई है पानी से, ऊपर से हिंदुस्तान के मकबूजा कश्मीर के अंदर बारिशें हुई और वो पानी भी दरियाओं से मिलता हुआ पाकिस्तान के अंदर आ गया। कुछ डैम हिंदुस्तान ने खोल दिए। साथ साथ जो बारिशें हुई हैं और जो होने वाली हैं, कहते हैं कि 8वां स्पेल अभी शुरू होने वाला है, उसने मज़ीद तबाही मचाई हुई है। अगर आपको अंदाज़ा लगाना हो कि इस तबाही की नौइयत क्या है, पानी का वॉल्यूम क्या है, तो आप ये जान पाएँ कि अमूमन जो बहुत बड़ा सैलाब है वो 5 लाख क्यूसेक फीट के ऊपर आपको नज़र आता है। ये जो सैलाब है चिनाब के अंदर वो 10 लाख के करीब पहुंचा हुआ, यानी जो सुपर फ्लड है उसकी भी एक अजीब व गरीब किस्म है। अब ये तमाम पानी बहता हुआ पंजनद के बाद साउथ पंजाब के अंदर दाखिल होना है और वहाँ पर इसकी तबाही का कुछ और अंदाज़ मुमकिन तौर पर हो सकता है। फिर इसने सिंध में दाखिल होना है। सिंध को इस पानी की आमद तक 7 दिन का नोटिस जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। जिस किस्म का पानी यहाँ से चल के जा रहा है, खुदा सबको महफूज रखे। पानी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर एमरजेंसी का नफाज किया गया है। सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, फ़ौज हाई अलर्ट पर है। जो शहर ऑलरेडी मुतासर हो चुके हैं उसके अंदर लाहौर है, कसूर है, फैसलाबाद है, सियालकोट है, नारोवाल है, सरगोदा है। 2 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। ज़मीनें जो हैं अभी भी ज़ेराब हैं, खड़ी हुई फसलें तबाह हुई हैं। दरिया रावी में भी आपको बहुत बड़े पैमाने पर सैलाब नज़र आता है क्योंकि ऊपर से हिंदुस्तान की तरफ से पानी आ रहा है और उसने कुछ डैम भी खोले हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना का एक हंगामी इजलास बुलाया हुआ है। इस तमाम मामले से जानकारी करने के लिए और आपको बताने के लिए कि जब पानी यहाँ से निकल जाएगा तो बड़ा चैलेंज उस वक्त आपको नज़र आएगा कि कितनी तबाही हुई है, कितने घर तबाह हुए हैं, कितनी सड़कें बह गई हैं, कितने पुल तबाह हुए हैं, कितनी फसलों का नुकसान हुआ है, अगली फसल के बीज हम डाल पाएंगे या नहीं। और फिर पाकिस्तान के हर हिस्से में से ये पानी आ रहा है। पहले नॉर्थ के अंदर आया, उसके बाद सेंट्रल पंजाब के अंदर आया, फिर साउथ पंजाब में जाएगा और फिर सिंध में दाखिल होगा। तो इस हवाले से अपने रिपोर्टर से बात करेंगे जो आपको बताएंगे कि इन दरियाओं के अंदर जो बिफरे हुए हैं इस वक्त भी सूरत हाल क्या है। इसके अलावा नाज़रीन हम आपको ये भी बताएंगे कि सैलाब की तबाहकारियाँ तो आपके सामने हैं। बहुत तेज़ रफ्तारी से ये पानी चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान का जो इंटरनेट है आपने नोट किया होगा वो बहुत स्लो हो जाता है। कहते हैं कि फायर वॉल लग जाती है, लेकिन दुनिया भर में फायर वॉल्स लगती हैं, लेकिन इंटरनेट स्लो नहीं होता वहाँ पर। पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड का मसला स्पेक्ट्रम से है। स्पेक्ट्रम के बारे में आप समझें कि एक बहाव का एक रोड बना हुआ है, उस रोड के ऊपर कुछ कब्जे हुए हैं। अगर वो कब्जे नहीं छुड़वाए जाएंगे तो पाकिस्तान के 5G स्पेक्ट्रम की सेल नहीं हो पाएगी। वो कब्ज़ा किसके पास है? और हुकूमत वक्त एक तवील अरसे से क्या 1996 से लेकर 2025 तक इस कब्ज़े को नहीं छुड़ा पाई। तो कौन लोग हैं इसके पीछे, ये भी हम बात करेंगे। और हमारे पास शिज़ा फातिमा ख्वाजा साहब मौजूद होंगी जो वफाकी वज़ीर है बराए IT और टेलीकॉम। IT सेक्टर ने बड़ा काम किया है, लेकिन हम आज इस प्रोग्राम के ज़रिए जानना चाहते हैं कि वो कौन से हलके हैं जिन्होंने 5G स्पेक्ट्रम को गले से पकड़ा हुआ है और रियासत और हुकूमत बज़ाहिर बेबस नज़र आते हैं। ताज़रीन, सूरत हाल के लिए हम आपको 2 पॉइंट्स पे लिए जाते हैं जहां पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। उमर याकूब गंडा सिंह कसूर सुतलज के बिल्कुल साथ और अनस ज़फ़र हेड मराला सियालकोट चिनाब, दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं अगर चिनाब के हवाले से अनस आपसे बात का आगाज़ कर लूँ, जो गैर मामूली तारीख़ी बेमिसाल किस्म का इसके अंदर आपको पानी का बहाव नज़र आया, वो तो अब खबरों की ज़ीनत है। इसका इम्पैक्ट जो है अभी तक जो आपको नज़र आया इर्द गिर्द की कम्युनिटीज़ के ऊपर, देहातों के ऊपर, सब टाउन्स के ऊपर, वो क्या नज़र आया?
जी बिल्कुल तलत साहब, ऐसे ही है। इसका इम्पैक्ट लोगों पे बहुत ज़्यादा हुआ है। उसकी वजह यह है कि मैं इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये हैंड मराला के बिल्कुल पास ही एक गांव है लालपुर के साथ 3-4 और गांव हैं, शेरपुरा और दीगर गांव हैं, जिसमें करीम चक्की है। ये तमाम जो गांव हैं ये सैलाबी पानी की वजह से ज़ेर आब आ चुके हैं। यहाँ पर जो रोड हैं, राब्ता सड़कें हैं, वो टूट चुकी हैं, वहाँ पर पानी आ चुका है। ये हैंड मराला की जानिब जाती है, सियालकोट से एक रोड जाती है 10-15 किलोमीटर की, वो रोड मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुकी है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आबादी, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, उनके जो घर हैं, उनकी दीवारें हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर जो है इस टाइम ज़ेर आब है। 5 से 7 फुट जो है उनके घरों में पानी ठहर चुका है, और लोग जो हैं वो ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चे वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, और वो फर्स्ट फ्लोर पर जाकर बैठे हुए हैं। और जो मर्द हजरात हैं वो भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। उसकी वजह यह है कि क्योंकि हर जगह पर पानी खड़ा हुआ है, और वो घर में राशन वगैरह का बंदोबस्त करने के लिए, खाना पीने का बंदोबस्त करने के लिए निकलने के लिए उनको मौका नहीं मिल रहा है। हर जगह पानी खड़ा हुआ है, मार्केट्स भी बंद हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो रहायशी हैं, यहाँ के मकामी लोग हैं, उनकी फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने बड़ी मेहनत से यहाँ पर फसलें लगाई थी। चावल की फसल को ख़ास तौर पर जो है नुकसान हुआ है। उसके अलावा जो यहाँ मार्केट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर लोग परेशानी के आलम में मुब्तला। उससे पहले कुछ देर पहले यहाँ पर एक घर भी मुतासर हुआ था, जिसकी जो 2 मंजिला घर था, उसकी जो बिल्डिंग है वो पूरी ज़मीन बोस हो गई थी सैलाब के पानी की वजह से, और 1 से 2 अफराद जो हैं उनके ज़ख्मी होने का भी बताया गया है रेस्क्यू की जानिब से। बाकी रेस्क्यू और पाक फ़ौज के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, बार बार आते हैं, सूरत हाल को देखते हैं, मोनीटर करते हैं। जो शहरी फंसे हुए हैं सैलाब के पानी में, उनको निकालने की कोशिश करते हैं। अगर सैलाबी रेले के हवाले से बात की जाए तो हैंड मराला पर इस वक्त जो सैलाबी रेला है उसकी जो सूरत हाल है वो कुछ बेहतर हुई है, कुछ कम हुई है, क्योंकि गुज़िश्ता रात 9 लाख क्यूसेक से ऊपर का रेला गुजरा था, जिसकी वजह से इंतहाई ऊंचे दर्जे सैलाब का खदशा था। मगर अब जो है 5 लाख से कम हो चुकी है, और सूरत हाल कुछ नॉर्मल नज़र आ रही है, और जो सैलाब है वो दरमियाने दर्जा का दिखाई दे रहा है। जी शुक्रिया अनस। उमर, आपके पास भी यही सवाल लेके जाऊं कि ये जो लोगों की विपदा है तो वो जहाँ पर मुतासर होंगे इसी किस्म के होंगे, पानी फसलों के अंदर घुस गया, घरों के अंदर घुस गया, ज़ेर आब आ गए, डिस्प्लेसमेंट्स हो गई, जितना सामान है नहीं निकाल पाए। तो अगर आप देखें ये जो लोग हैं ये सारा सामान वगैरह छोड़ के निकले हैं सतलज के इर्द गिर्द जो लोग मुतासर हुए हैं, या इनको कुछ वक्त मिल गया वार्निंग्स की वजह से कि कुछ सामान और मताए हयात जो है बचा के निकल आएँ? देखें तलत साहब, सैलाब की तबाहकारियाँ तो एक जैसी हैं, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। आज सारा ऑब्ज़र्व करता रहा कि क्यों ऐसी है कि अभी तक बहुत से जो गांव हैं वहाँ से लोगों को नहीं निकाला गया। तो एक गांव से मैं अभी होके आ रहा हूँ, तो वहाँ के लोगों से मैंने बातचीत की। वहाँ पर सिर्फ ख़वातीन थी, बेशतर ख़वातीन थी, इक्का दुक्का में मर्द नजर आया। तो ख़वातीन से पूछा कि आप अपने घर खाली क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा कि 2 साल पहले भी यहाँ पर सैलाब आया था, और सैलाब की वजह से उनके घर के अंदर जो कीमती सामान था वो या तो चोरी हो गया था या ज़ाया हो गया था। तो इस बार वो बाज़िद है कि जब तक उनको श्योरिटी नहीं दी जाती कि उनका यही जो असासा है, सरमाया है, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, ताकि वो अपना घर छोड़ के कहीं किसी कैंप के अंदर पनाह लें वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर। लेकिन बड़ी एक तादाद है, क्योंकि इस गंडा सिंह वाला के जो करीब हैं वो 30 के करीब देहात हैं जो मुतासिर हुए हैं, और हर गांव के अंदर 2000-2500 की आबादी है। तो आप इमेजिन करें कि 3 दिन से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इस सवाल का जवाब मैं ढूंढ रहा था कि क्यों ऐसा है कि मशीनरी बड़ी ज़्यादा यहाँ पर है, लेकिन अभी तो लोगों का इनखला नहीं हो सका। तो अब उस गांव में जाने के बाद पता चला कि लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, कि उनके जानवर यहाँ पर मौजूद हैं, वो जानवरों का चारा यहाँ पर पहुँचाया जाएगा या जानवर यहाँ से एवैक्यूएट करके कि वो जो रिलीफ कैंप है वहाँ पर पहुँचाए जाएंगे। तो बहुत से सवालात हैं जिनके वो जवाब मांग रहे हैं, क्योंकि 2 साल पहले वो भुगत चुके हैं कि जो उनके कीमती सामान था, उनकी मोटरें थी, उनके घर के अंदर जो कीमती अशिया थी वो उतार ली गई, चोरी कर ली गई। तो इसलिए इस खदशे से वो अपने घरों को नहीं छोड़े। सिर्फ ख़वातीन वहाँ पर है, मर्दों को चूँकि फोर्स यहाँ पर मौजूद है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, पाक आर्मी के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। रेस्क्यू टीम जब जाती हैं तो जो मर्द दिखाई देता है उसको बोट में बिठाते हैं, ले आते हैं। कुछ फैमिलीज़ यहाँ से इवैक्यूएट हुई हैं जिन्होंने वॉलंटरीली यहाँ से बाहर निकलना मुनासिब समझा, लेकिन अभी एक बड़ी तादाद है जो अपने घरों के अंदर मौजूद है, इंतज़ार कर रहे हैं कि जो रिलीफ कैंप्स यहाँ पर लगाए गए वहीं खुराक उनको वहाँ पर पहुँचा दी जाए, लेकिन वो अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और आज चूँकि सारा दिन बारिश नहीं हुई तो रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी तेज़ था। गुज़िश्ता 2 रोज़ तक तो बारिश होती रही और रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी सुस्त रवि का शिकार था। आज इतनी तेज़ी के बावजूद सिर्फ 1000 लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया गया, और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन बड़ी तादाद लोगों की जो यहाँ के रहने वाले हैं वो इस बात पर बाज़िद हैं कि जब तक
उनको तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी नहीं करवाई जाती, अपने घर को नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ पर सैलाब नहीं आया, लेकिन उनकी गुज़रगाह में काफ़ी ज़्यादा पानी जमा है और उस पानी से गुजर के उन्होंने वहाँ पर जाना है। वो भी रेस्क्यू का सहारा ले रहे हैं कि अपने गाँव तक पहुँचे और वहाँ पर जो उनकी फैमिलीज़ मौजूद हैं उनको राशन प्रोवाइड करें या उनकी देखभाल कर सकें, क्योंकि वो यहाँ पर आए हैं, यहाँ से चीज़ें ले रहे हैं, लेके अपने गाँव में जाना चाह रहे हैं, लेकिन अब उनको जाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि रेस्क्यू टीम्स ये कह रही हैं कि जो लोग पहले फंसे हुए हैं उनको यहाँ से निकालना ज़रूरी है। और अब यहाँ पर दोहरी सूरत हाल है, एक तो वो लोग जो अपने गाँव में जाना चाह रहे हैं बजरिया इन बोट्स के जो रेस्क्यू के पास है, दूसरा वो जो उन गाँव के अंदर जहाँ पर सैलाबी पानी जमा है वो अपने घरों पर मौजूद है और उनको अभी तक इमदादी सामान नहीं प्रोवाइड किया गया, क्योंकि जो यहाँ पे रेस्क्यू टीम्स हैं उनकी तरजीहात ये हैं कि उनको उनके घरों से निकाल के रिलीफ कैंप पर पहुंचाया जाए, क्योंकि सैलाब की अभी वार्निंग टली नहीं, अभी खतरा वह जूं का तूं है, तो किसी भी टाइम दोबारा पानी आ सकता है और वो इनके घरों में दाखिल हो सकता है, क्योंकि दो मंजिला मकान भी थे जहाँ पर मैं गया और वो अपनी छतों पर बैठे हुए हैं। जी मैं ज़रा आपको रावी लिए चलता हूँ जहाँ से वेलरिंग एंड्रयूज़ ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया वेलरिंग। रावी जो है बहुत अरसे से सूखा था, इसके ऊपर ज़ाहिर है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत बंद बनाए हुए थे, अब वो फ्लड रिलीज़ हुआ है, वहाँ से उन्होंने जब बंद खोले हैं तो रावी वो नहीं है जो पहले हुआ करता था। इसके रास्ते के अंदर बहुत सारी रुकावटें भी हैं। मैं सुबह से खबरें देख रहा था कि शायद किसी जगह पर ब्रीच भी करना पड़े, तो आपके पास ताज़ा तरीन इतलात क्या हैं? जी तलत साहब, अगर रावी की बात करें तो रावी के अंदर जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो पानी के बहाव में मुसलसल देखा जा रहा है। इसके साथ बात करें तो फिल वक्त भी इस जगह से जो है वो 1 लाख से क्यूसिक से ज़ायद के पानी का रेला यहाँ से गुजर है, जबकि अगर बात करें जसड़ के मुकाम की तो वहाँ पर 2 लाख से ज़ायद का रेला वहाँ से भी गुजर रहा है और आइंदा चंद घंटों तक भी कहा जा रहा है कि शादरा के मुकाम पर जो है वो तकरीबन 2 लाख से ज़ायद का रेला गुजरेगा, जो कि जो करीब की जो बस्तियां उसको भी मुतासिर करेगा। अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं दोपहर के वक्त में चूँकि पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है तो रिपोर्टिंग करते हुए जब मैं बोट के अंदर यहाँ पर अंदर गई तो पानी का बहाव इस कदर तेज़ था कि हमारी जो बोट थी वो भी जो वो डगमगा रही थी। तो वक्त गुजरने के साथ साथ जो वो दरिया के अंदर तुग़यानी शदीद देखी जा रही है। इसके साथ साथ पानी का जो बहाव है उसमें भी मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। अगर PDMA की जानिब से बात करें तो शहरियों को बार बार जो वो आगाह कर रहे हैं कि टाइम गुजरने के साथ साथ दरियाई रावी में जो पानी की सतह है वो बुलंद हो सकती है, तो दरियाओं के करीब आने से इज्तनाब करें। लेकिन चूँकि लाहौरी अपनी मन मर्जी करते हैं तो सुबह के औकात में यहाँ पर ऐसे देखा गया कि पूरी की पूरी फैमिलीज़ यहाँ पर दरियाई के रावी के किनारे पर देखी गई और यहाँ पर चूँकि 1122 के एहलकार भी मौजूद थे, सिविल डिफेंस वाले भी मौजूद थे, हमारी पुलिस भी यहाँ मौजूद थी, लेकिन कोई भी जो है वो उनको रोकती हुई है और अगर ये ना मजीद रोका गया तो कोई खतरे का बायस भी बन सकती है। मैं मौसमियात के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि मजीद आइंदा बारिश होने के भी इम्कानात है, तो दरियाई रावी के अंदर जो पानी की सतह मजीद बुलंद भी हो सकती है, तो शहरी जो है वो एहतियात ज़रूर बरते। जबकि बात करें तो करीब की तमाम तर जो बस्ती हैं उनको जो है वो खाली करवा लिया गया है और बार बार सायरन बजाया जा रहा है। मस्जिदों के अंदर ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं कि जो तमाम बस्तियाँ, कुछ बस्तियाँ हैं जहाँ पर लोग अभी भी कुछ हैं तो जल्द से जल्द उन बस्तियों को खाली करें, दरियाई रावी के करीब आने से इज्तनाब करें। जबकि यहाँ पर जो वो फ्लड रिलीफ कैंप्स भी लगाए गए हैं शहरियों की सहूलत के लिए और उसके रेस्क्यू के एहलकार भी मौजूद है। यहाँ पर 4 बोट्स भी मौजूद है जो कि गश्त कर रही हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ जो हमारे वुज़रा की बात करें तो काफ़ी वुज़रा जिन्होंने रावी का विज़िट किया, जिसके जैसे कि वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल हलीम खान ने यहाँ का विज़िट किया, इसके साथ सूबाई वज़ीर जो है वो बिलाल यासीन ने यहाँ का विज़िट किया और भी मुख्तलिफ वुज़रा थे जिन्होंने यहाँ का विज़िट किया। तो फिल वक्त यही देखा जा रहा है कि आइंदा दिनों में जो है वो रावी के अंदर पानी की सतह बुलंद हो सकती है। बहुत शुक्रिया वेलरिंग आपका, उमर आपका भी और अनस आपका भी। हम सिर्फ आपसे यही गुजारिश करेंगे कि कुदरती आफात खुद भी कवर करते हैं तो एहतियात बरतें, आप स्टोरी को कवर करें, ख़ुद स्टोरी मत बने। लोगों को भी हम यही हिदायत करते हैं कि पानी का मामला बिलखुसूस बहुत ख़तरनाक मामला है और ये ज़मीन को काट देता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देता है, आपके नीचे से ज़मीन निकल जाती है और आपको एहसास नहीं होता। तो पानी से मुतल्लक़ जो हिदायत आपके सामने आ रही हैं, बराए मेहरबानी उनके ऊपर कान धरें। रावी इस वक्त चैन नहीं लिख रहा, रावी के अंदर इस वक्त शदीद सैलाब है, सतलुज इस वक्त सूखा हुआ नहीं है, हाई फ्लड है। चनाब जिसको आप देखकर दूर से
इंजॉय किया करते थे, इस वक्त सुपर हाई फ्लड की सिचुएशन में है। और अगर मज़ीद बारिशें आएँ तो फिर इसमें पानी में इजाफा होगा। जो साउथ ऑफ पंजाब है उसके ऊपर बिलखसूस तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि तमाम पानी पंजनद से होता हुआ साउथ पंजाब के अंदर दाखिल होगा। तो वहाँ पर पहले से आबादी को सीखना चाहिए कि जहाँ जहाँ से पानी गुजरा वहाँ पर क्या उसने तबाही की। और जिस तरह मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि सिंध के अंदर जब ये पानी दाखिल होगा तो सबसे बड़ा चैलेंज आपको वहाँ पर नज़र आएगा। वहाँ पर बंद भी हैं, बहुत सारे कच्चे बंद भी मौजूद हैं, पानी के नीचे भी बंद बने हुए हैं, और उन बंदों की वजह से पानी जो है जब घूमता है तो फिर आपको ताहद्दे निगाह सिर्फ पानी ही नज़र आता है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक कौमी इमरजेंसी है। इस इमरजेंसी को मज़ीद ख़राब मत कीजिए, इसमें से ख़राबी को निकालिए, ख़तरे को निकालिए और ख़ुद को महफूज रखिए। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा जारी है। सैलाब है कि रुकता नहीं है, और इंटरनेट है कि कभी कभी चलता नहीं है। अब हम ज़रा बात करते हैं कि पाकिस्तान की वो इंडस्ट्री जिसके साथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, जो पाकिस्तान की यूथ की इंडस्ट्री है। याद रखिएगा कि यूथफुल मुल्क है, और यूथ जो है वो आईटी के अंदर घुसी हुई है, लेकिन आईटी की स्पीड पर ग्रो करेगा उसका ताल्लुक आपके इंटरनेट की स्पीड से है। बहुत हद तक इंटरनेट क्यों स्लो हो जाता है, ख्याल ये है कि पाकिस्तान के अंदर फायर वॉल्स लगी हुई हैं, लेकिन हमने दुनिया भर के निज़ाम को देखा, फायर वॉल्स तो वहाँ पर भी लगी हुई हैं। तो 2024 पाकिस्तान के लिए इंटरनेट की स्पीड के हवाले से बदतरीन साल गर्दाना जाता है। शिजा फातिमा ख्वाजा साहबा जो इस मामले से बखूबी वाकिफ़ है, क्योंकि वफाकी वज़ीर हैं बराए IT एंड टेलीकॉम, हमारे पास मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी। एक तो ये बताइएगा कि ये 5G कब आ रहा है? वैसे मैं तो कब से इसको सुन रहा हूँ, जून थी एक डेट, और फिर उसके बाद क्या हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू तलत साहब, आपने आज मुझे मौका दिया। और इतने एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है कि इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी से अब ना सिर्फ टेक की इंडस्ट्री मगर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जुड़ गई है। इवन द क्लाइमेट डिज़ास्टर, उसमें भी कम्युनिकेशन का बहुत हिस्सा है। तो 5G की आपने मेरे से बात की। हमारी कोशिश तो यही थी कि हम ऑक्शन कर दें अप्रैल में या जून में, मगर उसमें कुछ स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं, कुछ मुश्किलात हैं जिसकी वजह से वो अभी तक नहीं हो सका। 5G की ऑक्शन जो है वो स्पेक्ट्रम ऑक्शन कमेटी है फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर, वो उसको ओवरऑल देख रही है, और PTA जो है उसने ये ऑक्शन फ़िज़िकली कंडक्ट करनी है। आई वुड से कि एक जो दो बड़े चैलेंजेस हैं, एक हमारा चैलेंज है हमारा कुछ स्पेक्ट्रम जो है वो लिटिगेशन में फंसा हुआ है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आज पाकिस्तान, सबसे पहले तो ये जानना सबके लिए ज़रूरी है कि 274 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर हमारा पूरा इंटरनेट चल रहा है। और आप ऐसे समझ लें कि एक 2 लेन सड़क है और उस पर हम 8 लेन की गाड़ियाँ जो हैं वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए जो आपको मुश्किलात आती हैं, इंटरनेट चलता नहीं है, सड़क दूसरी हम नहीं बना सकते ना, तो दूसरी सड़क बनाने का तरीका एक्सपैंड करना है ना, एक्सपैंड करनी है, और वो ऑक्शन से होगा। वापस ये कानूनी मामलात क्या है, मैंने उसको कुछ थोड़ी सी रिसर्च की, हमारे पास आया है। अच्छा, ये बहुत छोटा सा एक बज़ाहिर मामला है, लेकिन अपने इन्वेस्टर को इनवाइट करना तो वो छोटे मामले के ऊपर लिटिगेशन में नहीं जाएगा, नहीं जाते जी। ये सन TV जो है इसके पास कहाँ से कैपेसिटी आई कि सारे स्पेक्ट्रम की सेल को ये गर्दन से पकड़ लें? अच्छा, तो सर हुआ बात यह है कि मैंने आपको बताया लिटिगेशन के मामलात हैं। पहले तो मैं शुक्रिया कुछ लोगों का अदा करना चाहती हूँ, जिनमें कुछ कोर्ट्स भी हैं। पिछले 1 साल में हमने तकरीबन 500 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम लिटिगेशन से क्लियर कराया। ठीक, कब्जा छुड़वाया। इदारों ने हमारे साथ हमारी मदद की, फ़ौज ने मदद की, PTA, फैब, मिनिस्ट्रीज़, लॉ मिनिस्ट्री, AG, सब ने मिल के हमने कोशिश करके तो 500 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम हमने लिटिगेशन से कब्जा छुड़वाया। अब उसमें से 140 मेगाहर्ट्ज़ ऐसा है जिसकी आप बात करें। बात बहुत पीछे तक जाती है, 1996 से चल रहा है ना ये, मैं देख रहा हूं। उस टाइम पे इनको इस कंपनी को एक TV का लाइसेंस मिला, STN शाहीन TV देखते थे। वो फिर लाइसेंस जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश की गई, फैब से पूछे बगैर स्पेक्ट्रम एलोकेट हो गया। वो जब स्पेक्ट्रम एलोकेट हुआ तो 2000 वो चलता रहा, फिर उसमें 2007 में ये लिटिगेशन के स्पेक्ट्रम परपेचुअली हमारा है, हमें दे दिया, ताहयात हमारे पास, हमने नहीं देना, नहीं दे, एब्सोल्युटली। हालांकि उसमें लिखा हुआ है कि आपको हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है, उसकी रिन्यूअल्स की डेट्स हैं। तो 2014 में भी जब ये जो है वो एक्सपायर होने वाला था तो ये फिर से लिटिगेशन में मामला चला गया। उसमें स्टे ऑर्डर ले लिया गया, मगर चलते चलते मुख्तलिफ केसेस निपटते 2023 में सिंध हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की फेवर में एक फैसला दे दिया। 1996 से लेके, हाँ जी, 2023 जी,
जब ये तमाम इंडस्ट्री जो है इसका आगाज़ हुआ, इसने ग्रो किया, फिर एक्सपोनेंशियली ग्रो किया, हमारी अदालतों में स्टे पे फंसा हुआ है ये स्पेक्ट्रम अनफॉर्चुनेटली फंसा रहा। और जो अभी के चेयरमैन पीटीएम है उनको बड़ा, मेरे ख्याल से उनका बड़ा रोल है कि 2023 में उन्होंने, और तब अमीरुल हक साहब मिनिस्टर थे, उन्होंने 2023 में बहरहाल कोशिश करके तो ये स्पेक्ट्रम की जो फैसला था वो सिंध हाई कोर्ट ने दिया कि फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड और पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी जो पीटीए है वो अपनी डिटर्मिनेशन दे स्पेक्ट्रम के ऊपर। जब वो डिटर्मिनेशन दी गई तो उस डिटर्मिनेशन के अगेंस्ट फिर से ये जो कंपनी है ये कोर्ट में चली। सिंध कोर्ट, हाई कोर्ट में गई, किसी और में? उसके बाद सर हुआ ये कि फैसला एक आ गया, हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट रूलिंग दे दी कि आज से सारे केसेस लोअर कोर्ट से हो के हमारे पास आया करेंगे, तो इसलिए वो फिर अब वापस लोअर कोर्ट में चला गया। अब वो लोअर कोर्ट में वो केस लड़ रहे हैं, वो उधर एक उसका चल रहा है, और एक सुप्रीम कोर्ट में भी उसी हवाले से केस चल रहा है, उसमें हमने पिटिशन अर्ली हियरिंग की हुई है एंड वी आर होपफुल कि सुप्रीम कोर्ट हमें ये बता रही है कि ये जो हाईवे है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जिसके ऊपर कब्जा हुआ है एक छोटे से हिस्से के ऊपर, जिसके ऊपर से हमारी ई कॉमर्स चलनी है, जिसके ऊपर हमारी बैंकिंग चलनी है, जिसके ऊपर हमारी आईटी का सारा सेक्टर चलना है, आम जिंदगी चलनी है, फ्लड कम्युनिकेशन, वेदर मॉनिटरिंग, ये तमाम का तमाम जो मामला चलना है, ये एक कोने के अंदर बंदे बैठे हुए हैं, तो बड़े ताकतवर लोग हैं, रियासत से भारी हैं सब। अब ये हमारी जहाँ तक पहुँच है, हम तो कोर्ट्स के पास जाते हैं। आपकी पहुँच तो कोर्ट हर जगह पे है, आपकी उससे आगे तो पहुँच है ही नहीं ना। हम कोर्ट्स तक जाते हैं, कोर्ट में अपना केस भी लड़ रहे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन लॉयर पे पैसे भी लगा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये जो छोटा सा स्पेक्ट्रम है ना, ये छोटा क्यों नहीं है ये कहने को 140 मेगाहर्ट्ज़, लेकिन जो बैंड है ना, बैंड्स होते हैं स्पेक्ट्रम, 600 है, 2100, 1800, 2100, ये 2600 बैंड है। 2600 बैंड का क्या मतलब है? 2600 बैंड का ये मतलब है कि आज आपके मेजॉरिटी सेलफोन्स जिस बैंड से कंपैटिबल हैं वो 2600 है। 2600 बैंड प्राइम स्पेक्ट्रम है जो 3G भी उठाता है, 4G भी उठाता है और 5G भी लाता है। तो ये है तो 140 आउट ऑफ 600, लेकिन इसकी जो एक वैल्यू है ना, आज जितना आपका टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है ये 2600 बैंड के साथ अलाइंड है, सारे का साथ मेजॉरिटी। ठीक, तो जो बाकी बैंड्स हैं बेशक वो ज़रूरी भी हैं, फेवरेबल, उनके अपने फ़वायद हैं, मगर एक जो आप कह लें कि जो बेसलाइन है, जो बैकबोन है, वो 2600 बैंड उसमें बेहतरीन बैंड है, जिसके बगैर शायद हमें हमारे कंसल्टेंट्स ने भी यही कहा है, रेकमेंड किया है कि 2600 बैंड के बगैर स्पेक्ट्रम ऑक्शन करना कोई इतनी फीसिबल बात नहीं है। पैसे भी आते हैं, ऑक्शन से पैसे आते हैं, मगर इसके ऊपर ज़रा डिबेटेबल हो गया मामला। जिस ज़माने में पहले ऑक्शंस हुई उस ज़माने में बैंड्स, जिन मैं बैंड्स की बात कर रही हूँ, वो भी कुछ फ़र्क थे, और उस ज़माने में लेट्स से 5 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर बेहतरीन काम हो जाता था टेलीकॉम इंडस्ट्री का। आज नहीं होता, आज मिनिमम 50 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम हो तो होता है। और जो हमने इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे कंसल्टेंट ने हमें बताई, देखी, फॉर एग्ज़ाम्पल बांग्लादेश में 39 छोड़ें 6 मिलियन से भी कम का हुआ, इसी तरह से कुछ लाखों डॉलर्स का पर मेगाहर्ट्ज़ ऑक्शन हुई। ज़्यादातर ममालिक, चीन ने फॉर एग्ज़ाम्पल मुफ्त दे दिया कि 10 साल के बाद आप इस रेट पे हमें पैसे वापस कर दिएगा। इसी तरह से सऊदी ने $85,000 का पर मेगाहर्ट्ज़ दिया और उस पर भी उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स कर दी। वजह क्या है? वजह यह है कि आप, मैं एग्ज़ाम्पल फिर से देती हूँ कि आपने प्लॉट बहुत महंगा बेच दिया किसी को, अब उसके पास पैसे नहीं बचे कि ऊपर वो होटल बना ले, ठीक, तो प्लॉट तो पड़ा रह जाएगा, ना आपके काम का ना मेरे काम का। तो अगर हम बहुत महंगा भी करते हैं ऑक्शन तो भी उसमें चैलेंज आता है, इस तरह से आता है कि लिक्विडिटी कम होती है, और दुनिया जिस तरह पे चल रही है, ये हमारी हम कोई पहले थोड़ी, हम तो, लेकिन अगर आप ऑक्शन करेंगे तो ज़रा एक नई दुनिया खुल जाती है पाकिस्तान, वो मैं अब वहीं आने लगी। तो ये एक ग्रोथ की डिबेट है, जैसे ऑक्शन होगी, जो इस वक्त तकरीबन 3.5 अरब से ज़्यादा, 350 अरब से ज़्यादा रुपए का टेलीकॉम से आपको टैक्सेस आते हैं, ये डबल हो जाएगी यूजेज, आपके टैक्सेस डबल हो जाएंगे। उससे जो एक ग्रोथ है, टैक्सेशन है, रेवेन्यू है, आपके बच्चे इंटरनेट यूज़ करेंगे, एक आप कह लें कि एक बिल्कुल नई दुनिया आबाद होगी। हमारी नेशनल डिजिटाइजेशन जब इसके साथ किक इन करेगी, कैशलेस प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव है वो किक इन करेगा, तो आपने इसके ऊपर डॉलर वैल्यू अगर डालें, आई नो इट्स थ्योरेटिकल राइट नाउ, अभी तो हम लोअर कोर्ट के लिटिगेशन के अंदर फंसे हैं, लेकिन थ्योरेटिकल अगर आप देखें तो डॉलर वैल्यू कितनी होगी इस पोटेंशियल की, मसलन कि तमाम ये काम हो रहा होगा, ये मतलब जो इज इट वर्थ $20 billion वर्थ ऑफ पोटेंशियल? द पोटेंशियल इज एक जो इंटरनेशनल एस्टिमेट्स हैं वो ये हैं कि अगर 10% इंक्रीज हो जाए इंटरनेट पेनिट्रेशन तो तकरीबन 2.5% से GDP ग्रो कर जाता है।
2.5% से जीडीपी ग्रो कर जाता है। तो आप हिसाब लगा लें, इस वक्त आपका 400 अरब डॉलर पे है जीडीपी। दुनिया में आप ज़रा तमाम सेक्टर्स को देख रही होंगी जो कंपैरेटिव सेक्टर्स हैं दुनिया भर के अंदर, कहीं पर आपको ऐसी मिसाल लगती है कि इतनी लिटिगेशन छोटी कोर्ट्स वाली, उसने इतने बड़े पोटेंशियल को गर्दन से पकड़ा? इज देयर एनी एग्जांपल दैट यू कैन थिंक ऑफ? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी सच। मुझे इस चीज़ का मालूम नहीं है कि कहीं पे कोई ऐसी एग्जांपल हो। मेरे ख्याल से स्पेक्ट्रम आज एक स्ट्रेटिजिक पब्लिक गुड है, नॉट जस्ट अ पब्लिक गुड, इट्स अ स्ट्रेटिजिक पब्लिक गुड। आपने देखा हमारी जंग हुई, वो जंग जो थी वो एक तरफ तो बेहतरीन हुआ कि हमने जहाज़ गिराए, हमने हर तरह की फ़िज़िकल वॉरफेयर की, मगर उस जंग का एक हिडन पहलू जो बहुत मेजर था वो टेक्नोलॉजी वॉरफेयर था। अब वो क्या था? वो इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी, हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और स्पीड, रियल टाइम में जिस पे आपके पास डाटा आ रहा है, डेटा जा रहा है, वो सारी कम्युनिकेशन। आज आपने शायद देखा होगा जो हिंदुस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है, उसने खैर वो अपनी बातें करते रहते हैं, लेकिन उसने ये भी कहा कि इस जंग से हमने ये सीखा कि हमने साइबर सिक्योरिटी के मामले के ऊपर काम करना है। ये उन्होंने अब आइडेंटिफाई किया हुआ है। सो टेक्नोलॉजी की जो इंग्रेस की हमारी अफवाज ने मिल के, हमारे सब ने मिल के, हमारे बच्चों ने, आम बच्चों ने मुझे फ़ोन किया कि मैडम हम साइबर सिक्योरिटी पे लगे हुए हैं, हमारी मिनिस्ट्री ने, सब ने। तो इस वक्त ना इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप देखें कि स्पेक्ट्रम नाउ एक स्ट्रेटिजिक पब्लिक गुड है। ये कोई आपकी आम बात नहीं है जो मैं और आप आज स्टेडियम पे बैठ के कर रहे हैं। ये सिर्फ वीडियो डाउनलोड करने का नहीं, ये जहाज को मार गिराने का, जहाज को महफूज करने का और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का। आपकी डिजिटल बाउंड्रीज, आपकी फिजिकल बाउंड्रीज, आपकी सेहत, आपकी तालीम, आपकी इकोनॉमी, मेजर पूरा इकोनॉमी आपकी आज स्पेक्ट्रम पे डिपेंड करती है। आज अगर आप अपनी इंडस्ट्री को अच्छा इंटरनेट नहीं दे, मैं टेक इंडस्ट्री की बात नहीं कर रही, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रही हूँ, अगर आप उसको अच्छा इंटरनेट नहीं देते, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स पे नहीं आती, आप उसको मुफ्त बिजली दे दें, टैक्स फ्री कर दें, सब माफ़ कर दें, वो फिर भी कंपेटिटिव नहीं रहेगी। कंपटीशन आज जो दुनिया में है, पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी हर शख्स की 100% से बढ़ गई है। उसकी वजह क्या है कि हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स यूज़ कर रहा है, ऑटोमेट हो रहे हैं, रोबोट्स आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं। इन चीज़ों को हमें इस तरह हमें सोचना है। और हम वही एक सड़क है जिसके ऊपर हमने 8 लेन बनाई हुई हैं और वहाँ पे लोग भी चल रहे हैं, तो इंडस्ट्री भी चल रही है और एक धक्कम पेल हो रही है। और जब लोग ये कहते हैं जी कि ये फिर आप इंटरनेट तेज़ करें, तो जब तक ये स्पेक्ट्रम सेल नहीं होगी। अच्छा, अब ये जो स्टूडियो है ना, ये तवक्कुआत से भर गया है और उन तवक्कुआत का इन्हिसार एक सवाल के ऊपर है। ये कौन लोग हैं? इसके पीछे देखें, एक सन टीवी नाम की कंपनी है, उनके पीछे स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स हैं, केस कोर्ट में अपने बड़े बड़े लॉयर्स के थ्रू केसेस लड़े हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं, जो मैंने 500 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की बात की, उसमें तो मेजॉरिटी हमारी मदद उन्होंने ही, हमारी इदारों ने, हमारे अफवाज ने हमारी एक्चुअली बड़ी उसमें मदद की है। रियासत के तमाम इदारे, हुकूमत वक्त, मिनिस्ट्री, पेमरा, पीटीए, मंतक, फैब, मतलब मईशत के मंतक, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, आवर स्ट्रेटेजिक नीड सिक्योरिटी एक तरफ, ये स्टे एक तरफ। ये स्टे भी नहीं है, स्टे भी नहीं है, स्टे भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, स्टे भी नहीं है, बस फ्रिवलेस लिटिगेशन है। मैं आई एम स्पीचलेस फ्रैंकली, कंसिडरिंग कि ये कितना बड़ा पोटेंशियल लॉकअप हुआ है। यू आर होपिंग कि ये रिजॉल्व हो जाएगा? वैसे चले अब थोड़ी मुस्बत बात भी कर लेते हैं अभी तो। देखिए, हमारी पूरी कोशिश है, हम हर तरीके से, मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड इसकी लीड ले रहा है, वहाँ पे वो पार्टी हैं, पीटीए साथ होता है, तो हम हर तरीके से हमने बेहतरीन से, लास्ट टाइम एक ये पूछा गया कि कोई लॉयर्स का तो मसला नहीं है, हमने बेहतरीन से बेहतरीन लॉयर्स किए। जब हमारा केस, जब तक सिंध हाई कोर्ट में था तब तक तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस से हम ऑब्वियसली उसको करते थे, बट लोअर कोर्ट्स में तो एजी ऑफिस वगैरह नहीं होते, वहाँ पे तो फिर अब इदारे जो हैं हमारे, फैब है, पीटीए है, ये खुद से ये लड़े हैं। इस साल के एंड तक हो जाएगा? वैसे हमारी भरपूर कोशिश है और हमारी कोर्ट से भी अपील है कि इसको ज़रा थोड़ा सा जल्दी इसको एक्सपेडाइट करें। अभी 20 को थी एक हेयरिंग, वो फ्लडिंग, कराची में फ्लडिंग हो गई, तो अब 30 को है। तो हमारी हम गुजारिश तो करेंगे कि इसको जल्द अज जल्द निपटाया जाए, रोज़मर्रा की हेयरिंग्स की जाएं और इसको
दिनों में निपटाना चाहिए। आइदर वेज फैसला करें कि किस तरह, आइदर वे नहीं, वन वे फैसला होना चाहिए ना। आइदर वे तो उधर चला जाएगा, मतलब आइदर वे तो उधर चला जाएगा ना। अब वो तो कोर्ट्स के ऊपर आई कांट सब जुडिस है। मैं वैसे आपकी ख्वाहिश तो यही होगी, हमारी तो यही ख्वाहिश है कि इसको बिल्कुल विकेटेड है, लाइसेंस एक्सपायर्ड हैं, स्टे एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर लिटिगेशन को बस क्लियर कर दें। और हम तो यही चाहते हैं कि लिटिगेशन, हमारा स्पेक्ट्रम क्लीन कर दें, क्लीन स्पेक्ट्रम हम ऑक्शन कर देंगे। जो जिसको हम अनक्लीन स्पेक्ट्रम कहते हैं, किसी भी स्पेक्ट्रम में कोई लिटिगेशन हो, कोई मसला हो, उसको अनक्लीन कहते हैं। उसको ऑक्शन करना जो है ना, वो ऑक्शन फेल्ड हो जाती हैं अगर अनक्लीन स्पेक्ट्रम हो। तो इट्स नॉट प्रूडेंट कि हम अनक्लीन स्पेक्ट्रम की ऑक्शन कर दें। ये आती है एडवाइस कि आप एज इट इज़ ऑक्शन कर दें, बिकॉज देयर इज नो स्टे। अब मेरा प्रोड्यूसर बार बार मुझसे कह रहा है कि मैडम से पूछे कि सन टीवी के पीछे कौन है। सन टीवी के पीछे से हम तो सन टीवी से लड़ते हैं। हमारी तो सामने सन टीवी के लॉयर्स आते हैं मुझसे। मेरी कभी भी पीटी और फैब लड़ रहा है उधर से, और उनसे हम लड़ते हैं और उनके पीछे अब थोड़ा प्रोब करें आप भी, हम भी करते हैं। अब हमें कुछ इल्म है कि इसके पीछे कौन लोग हैं। टुवर्ड्स द एंड बिल्कुल ज़ाहिर रियासत की कोई पेशेंस भी तो एग्जॉस्ट हो जाएगी ना कभी, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं उसके ऊपर तो आप हाथ नहीं रहते। जंग ने तो नहीं रुकना, हिंदुस्तान के स्पेक्ट्रम ने तो नहीं रुकना, उसकी साइबर एक्टिविटी ने तो नहीं रुकना। हम हॉस्टेज तो नहीं बन सकते ना, बिल्कुल नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, बनेंगे भी नहीं। और जिस हद तक जा सकेंगे लीगल पैराए में रह के, उस हद तक जाएंगे भी। और हम पीछे पड़े हुए हैं इसको विकेट कराने के लिए, तो आप कोशिश है कि हम इसको जल्द करा सकें। हमारा एक और केस है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में है, उसका फैसला 6 मई से महफूज है। तो वी होपिंग कि अभी सुप्रीम कोर्ट जब दोबारा खुलती है 8 सितंबर को, तो वो फैसला भी आ जाए, ताकि एक और चंक ऑफ स्पेक्ट्रम है जिस पे थोड़ी सी लिटिगेशन है, वो भी क्लियर हो जाए। तो ये 2 मेजर केसेस हैं जिनको हम लड़ रहे हैं। हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अब अगर आपका इंटरनेट स्लो हो तो हुकूमत की तरफ जो आप तारीफ़ के अल्फाज भेजते हैं, उनमें से चंद एक अल्फाज सूरज की तरफ देखें और सन की तरफ मुँह करके अल्फाज अदा करें, क्योंकि सन टीवी ने ये सारा मामला फंसाया हुआ है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।